Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 5 Muslim League and its objectives. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have discussed everything part 1. बेटा यहाँ तक जो भी कुछ इस चैप्टर में है वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि वो कौन से इवेंट्स थे बेटा, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फाइनली मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो अब हम वन बाय वन वो सारे इवेंट्स डिस्कस करेंगे, वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से फाइनली मुस्लिम लीग बन ही गई. ठीक है, चलो. तो जो स्पार्टिस्ट ट्रेंड्स थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे विद द स्प्रेड ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. जैसे जैसे अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट का प्रचार प्रसार हुआ, अलीगढ़ मूवमेंट बढ़ने लग गई, उसके साथ ही सेपरेटिस्ट ट्रेंड्स भी बढ़ने लग गए. अब ये जो वर्ड है सेपरेटिस्ट ट्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? अलगाववाद. क्या होता है? अलगाववाद. अलगाववाद को और इसी मीनिंग में हम देखें तो ये हो सकता है किसी एक बड़े पार्ट से टूटकर अलग हो जाना. ठीक है, हम सेपरेटिस्ट को और कैसे बोल सकते हैं कि भाई एक बहुत बड़े पार्ट का आप पहले हिस्सा हुआ करते थे पर अब उससे आप टूटकर अलग हो रहे हैं. अगर एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो है अलगाववाद. ठीक है, टूटकर अलग होना. तो ये जो सेपरेटिस्ट ट्रेंड्स थी ये हमारी कंट्री में बढ़ने लग गई. किसके साथ साथ? अलीगढ़ मूवमेंट के स्प्रेड के साथ साथ. जैसे जैसे अलीगढ़ मूवमेंट स्प्रेड होता गया, हिंदू मुस्लिम डिसयूनाइटेड होते गए और सेपरेटिस्ट ट्रेंड बढ़ते गए. वी वुड नाउ डिस्कस द इवेंट्स. अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स, वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का. अंततः फाइनली मुस्लिम लीग बन ही गई. अब बेटा बहुत बढ़िया लिखा हुआ है. किसने लिखा है? प्रोफेसर ताराचंद ने. जो लिखा है उसको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि भाई जो सर सैयद अहमद खान थे उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में वो परमानेंट था. उनका मानना था कि आदिकाल तक इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ही रूल करते रहेंगे. ब्रिटिश रूल को रिमूव करना संभव ही नहीं है. ब्रिटिश रूल परमानेंट है, ब्रिटिश रूल इररिमूवेबल है. इसीलिए वो कम्युनिटी ही फ्लरिश कर पाएगी इंडिया में जो किसके फेवर को विन कर पाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. मेरी बात ध्यान से सुनो. सर सैयद अहमद खान सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया से कभी ख़त्म ही नहीं होगा. ब्रिटिश रूल परमानेंट है, इररिमूवेबल है, कब कोई इसको रिमूव भी नहीं कर सकता. तो उनके अकॉर्डिंग भाई अगर आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है बीइंग अ कम्युनिटी तो आपको ब्रिटिशर्स का फेवर जीतना ही पड़ेगा. It logically followed that Muslims should place all their interest. इसका मतलब ये था कि जितने भी मुस्लिम थे उस टाइम में उन सब ने अपने इंटरेस्ट को किसके हाथों में रख रखा था? ब्रिटिशर्स के. कि भाई जैसा ब्रिटिश बोलेंगे, जो ब्रिटिश करेंगे वो सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. क्यों चलेंगे? क्योंकि ब्रिटिश रूल को तो कभी इंडिया से ख़त्म ही नहीं किया जा सकता. ऐसा था सर सैयद अहमद खान का सोचना. और इसको लिखा किसने बेटा? ताराचंद ने लिखा है कि सर सैयद अहमद खान उस टाइम में क्या सोचते थे. बेटा अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. ठीक है, क्या मतलब होता है कंट्रोवर्सी का? विवाद. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई क्या था ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी या विवाद. ठीक है बेटा, एक टाइम ऐसा था कि अगर यूपी में आपको कोई पिटीशंस लगानी होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में ही एंटरटेन की जाती थी? उर्दू. ठीक है, अगर आपको कोई पिटीशन लगानी है, भले किसी ऑफिस में लगानी है, किसी कोर्ट में लगानी है, तो वो किस भाषा में होनी चाहिए थी? उर्दू में. पर इससे जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हिंदूज़ थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसे क्यों? हमारी कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री हिंदुस्तान में हम पिटीशन सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही क्यों लगा सकते हैं? देखो, उर्दू में भी लगा सकते हैं, इज़ डिफरेंट. उर्दू में ही लगा सकते हैं, बिल्कुल अलग है. आप हिंदी उर्दू दोनों में एंटरटेन करो, पर आपने क्या कहा कि सिर्फ उर्दू में ही आएंगे, तो ये तो गलत था. इसकी वजह से हमारे हिंदू जो थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए. अब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा. गवर्नमेंट ने बोला भैया ये आपस की लड़ाई छोड़ो. तो गवर्नमेंट ने 8 अप्रैल 1900 को ये इंस्ट्रक्शन दिए, ये ऑर्डर पास कर दिए कि जितने भी ऑफिस होंगे, जो कोर्ट होंगे, अब वो
वो सारी पेटिशंस के साथ भी डील करेंगे जो किस भाषा में लिखी गई होगी, हिंदी में लिखी गई होगी। आई बात समझ में? कोर्ट को ये फालतू बातों का झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोर्ट ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उर्दू के साथ हिंदी में भी पेटिशंस लिखो, हम उनको भी एंटरटेन करेंगे। ऑफिसर्स को, कोर्ट्स को ऑर्डर दे दिया कि भाई अब हिंदी की पेटिशंस पे भी काम होना चाहिए। हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है बेटा? देवनागरी। ठीक है, किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी। इससे गुस्सा हो गए हमारे मुस्लिम भाई। दिस एंगर्ड द मुस्लिम्स हु कॉल्ड प्रोटेस्ट मीटिंग्स। उन्होंने भी प्रोटेस्ट मीटिंग बुलवानी चालू कर दी। देखो, पहले सिर्फ उर्दू में होती थी तो हिंदूज़ ने प्रोटेस्ट किया कि भाई उर्दू में ही क्यों, उर्दू में भी हो पर हिंदी में भी हो। तो अंग्रेज़ बोले भैया 8 अप्रैल 1900 में उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई अब से ऑफिस और कोर्ट्स पिटिशंस हिंदी में भी एक्सेप्ट करेंगे। इससे अब मुस्लिम भाई नाराज़ हो गए। अब ये बात सुनते ही सारे मुस्लिम बहुत गुस्सा हो गए कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, तो गुस्से में आकर उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट मीटिंग स्टार्ट कर दी प्रोविंस के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, यूपी प्रोविंस के डिफरेंट पार्ट्स में मीटिंग स्टार्ट कर दी। किसने बेटा? मुस्लिम्स ने। कौन सी मीटिंग? प्रोटेस्ट मीटिंग्स। क्लियर है? द हिंदूज ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स। हिंदूज ने भी मीटिंग बुलवाई कि भैया अब तो हमें इस चैलेंज को फेस करना ही है। द कॉन्ट्रोवर्सी वर्सेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू कम्युनिटी। और ये कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही थी हिंदू और उर्दू के बीच में, उसने हिंदू कम्युनिटीज़ के बीच में रिलेशंस को और बिगाड़ के रख दिया और ज़्यादा वर्सन कर दिया। तो क्या आपको समझ में आई हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या है? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, पहले पिटिशन से उर्दू में एक्सेप्ट की जाती थी, हिंदूज़ ने प्रोटेस्ट किया। अंग्रेजी सरकार बोली चलो अब हिंदी में भी एक्सेप्ट करेंगे, तो मुस्लिम ने प्रोटेस्ट मीटिंग बुला ली। उनकी प्रोटेस्ट मीटिंग को काउंटर करने के लिए हिंदूज़ ने भी प्रोटेस्ट मीटिंग बुलवाई कि भाई इस चैलेंज को तो हम देख ही लेंगे, आड़े हाथों लेंगे। हिंदी में भी होनी चाहिए और उर्दू में भी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज में तो नहीं होनी चाहिए। और ये जो लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही थी, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उसने मैटर्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया और ज़्यादा वर्सन कर दिया और ज़्यादा बुरा कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया ऑल इन ऑल। अब हम पढ़ेंगे द अलीगढ़ मूवमेंट एंड अलीगढ़ पॉलिटिक्स। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट और अलीगढ़ पॉलिटिक्स नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था कहाँ पर? अलीगढ़ में, वो सेंटर बन गया मूवमेंट का। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट चल रही थी उसका सेंटर कौन बना? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कहाँ पर था? अलीगढ़ में था। ठीक है, इसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते हैं। थीम क्या थी इस मूवमेंट की? ये जो अलीगढ़ मूवमेंट था जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में चल रहा था, उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव था लॉयल्टी, अप्रूवल एंड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के टुवर्ड्स इतने लॉयल रहे कि सरकार भी आपके टुवर्ड्स लॉयल रहे और आपको बीच बीच में अपीस करती रहे, सरकार का अप्रूवल आपको मिले, सरकार का सपोर्ट आपको मिले। तो ऑल इन ऑल ये सारी मूवमेंट्स क्यों हो रही थी बेटा? सरकार के सपोर्ट को पाने के लिए। ठीक है, फिर बेटा सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है 1898 में। कब डेथ होती है सर सैयद अहमद खान की? 1898 में। तो थोड़े जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने इस आइडिया को एक सजेशन रखा, एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लें। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। फिर से ध्यान से सुनो, 1898 में डेथ होती है किसकी? सर सैयद अहमद खान की। तो कुछ मुस्लिम लीडर्स जो उस टाइम के होते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स, वो कहते हैं क्यों ना हम लोग अपना एक अलग से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ये सजेशन के रूप में उन लोगों ने दिया, या ये आइडिया उनके दिमाग में आया उस टाइम में। यस, अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो हमने कौन सी मूवमेंट चलाई बेटा? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा कि भाई ये हमारा है इंडिया, सबको ही पता है, और इंडिया के ये पार्ट में है बंगाल, है ना। और ये जो पूरा पार्ट है ये पहले पूरा बांग्ला हुआ करता था, पूरा बंगाल हुआ करता था, बांग्ला हुआ करता था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, किसने बेटा? लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ये वाला पार्ट जो हमारे पास रहा वो था वेस्ट बंगाल, और ये जो पार्ट था जो पहले पाकिस्तान के साथ रहा और बाद में बांग्लादेश बन गया, इसे कहा गया था ईस्ट बंगाल। ठीक, कोई बात? तो बंगाल को डिवाइड किया लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ये जो ईस्ट बंगाल रहेगा बाद में जाके बनेगा ईस्ट पाकिस्तान,
और फिर इंदिरा गांधी की हेल्प से 1971 में ये बनेगा बांग्लादेश। ठीक है। अब बेटा, जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी, क्यों चल रही थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट? क्योंकि अंग्रेज बंगाल को दो पार्ट में, बांग्ला को दो भागों में बांट रहे थे, है ना, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो हम इंडियंस ने क्या चालू की, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट का अर्ली फेज चल रहा था, तो उस टाइम में जो बेटा हमारे बहुत सारे मुस्लिम थे, उन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग में पार्ट लेना चालू कर दिया। मतलब वो लोग भी बंगाल का डिवीज़न नहीं चाहते थे, उन्होंने भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्ट लिया। पर गवर्नमेंट चाहती थी कि मुस्लिम्स इसमें पार्ट ना लें। ठीक है, वो चाहते थे कि मुस्लिम की एंट्री को प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन लाइफ। जो मेन स्ट्रीम है इंडियन लाइफ की, उसको ज्वाइन करने से मुस्लिम को रोका जाए, मुस्लिम को ये सारे मूवमेंट्स में पार्ट ना लेने दिया जाए। ऐसी इच्छा थी किसकी? अंग्रेज़ों की। फिर से समझ लो अगर कहीं कन्फ्यूजन आया है तो। बेटा बहुत सारे मुस्लिम्स ने शुरुआती दौर में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था उसमें प्रोटेस्ट में पार्ट लिया, प्रोटेस्ट मीटिंग में पार्ट लिया। पर जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, वॉज ईगर टू प्रिवेंट। वो चाहती थी कि रोक लिया जाए किसी भी तरीके से मुस्लिम्स को कि वो मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन लाइफ को ज्वाइन ही ना कर पाए, प्रोटेस्ट मूवमेंट को ज्वाइन ही ना कर पाए। इट वन ओवर नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका टू इट्स कॉज। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो नवाब सलीमुल्लाह, जो कि कहाँ के थे, ढाका के थे, उनको अपनी तरफ कर पाई। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट का पार्ट मुस्लिम्स भी बने, मुस्लिम इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को ज्वाइन करें, मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन लाइफ को ज्वाइन करें, ये ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। और ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ किसको कर लिया? नवाब सलीमुल्लाह को कर लिया। नवाब सलीमुल्लाह कहाँ से थे बेटा? ढाका से थे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना, अपने मतलब को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने नवाब सलीमुल्लाह को अपनी तरफ कर लिया। जैसे जैसे दिन जाते गए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आते गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आते गए। ठीक है, तो जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था तो शुरुआत में तो मुस्लिम्स ने पार्ट लिया, बाद में अंग्रेज़ों के कहने पर और खुद के मुस्लिम लीडर के समझाने पर उन्होंने पार्ट लेना बंद कर दिया। इसमें मेजर रोल रहेगा बेटा नवाब सलीमुल्लाह का, जो कि ढाका के हैं। जैसा ब्रिटिश चाहते थे इन लोगों ने वैसा ही किया, पार्ट नहीं लिया। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आते गए। गवर्नमेंट कुड सिक्योर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम। अब सरकार के पास, ब्रिटिश हुकूमत के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मुस्लिम्स का सपोर्ट था ऑन द ग्राउंड दैट द न्यू प्रोविंस वुड बी अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। और देखो, पार्टीशन इसलिए कराना था कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ना था, पर मुस्लिम को अपीस कर के इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि वह मुस्लिम हमारे सपोर्ट में है और वो चाहते हैं बंगाल का डिवीज़न हो और मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट प्रोविंस बने। देख रहे हो अंग्रेज़ों में कितना दिमाग है। पहले हमें आपस में लड़वाया, फिर बंगाल का पार्टीशन किया, करने का सोचा, उसकी जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही थी उसमें पूरी कोशिश की कि जितने भी मुस्लिम हैं वो उनके साथ आ जाएं, और बाद में क्या बोला कि अब तो मुस्लिम हमारे साथ हैं और मुस्लिम खुद चाहते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट प्रोविंस बने, जो कि क्या होगा? ईस्ट बंगाल। तो अब बंगाल पार्टीशन को कैसे जस्टिफाई कर रहे थे अंग्रेज? ये कहकर कि भाई मुस्लिम लोग चाहते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट प्रोविंस बने, इसलिए हम उनके लिए एक सेपरेट प्रोविंस बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे ताराचंद जी फिर कहते हैं, प्रोफेसर ताराचंद फिर कहते हैं कि जो मुस्लिम्स थे, है ना, जो मुस्लिम्स थे, ये बात कौन कह रहे हैं? ताराचंद कह रहे हैं। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट साइटेडली एक्ट किया। बेटा देखो, विजनरी नहीं थे, ऐसा मानना है ताराचंद का मुस्लिम्स के लिए। शॉर्ट साइटेडली मतलब अदूरदर्शिता, मतलब दूरदर्शी, जो दूर का देख पाए। अदूरदर्शी, शॉर्ट साइटेडली मतलब इन्होंने बहुत दूर का नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म में गेन्स लेने की कोशिश की, है ना। और एक नए फैक्टर को ही डेवलप कर दिया इंडिया में, जिसने ना सिर्फ ही उस पर्टिकुलर प्रोविंस बंगाल को इम्पैक्ट किया, बल्कि उसका इम्पैक्ट हमें पूरे इंडिया में देखने को मिला।
फिर से ध्यान से सुनो। प्रोफेसर ताराचंद कहते हैं कि मुसलमानों ने बहुत ही ज़्यादा शार्टेडली एक्ट किया, अदूरदर्शिता से काम किया और इतिहास में एक नए फैक्टर को जन्म दे दिया जो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोविंस को ही नहीं ये इफ़ेक्ट करने वाला था, पूरे इंडिया पे, इंडिया के फ्यूचर पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला था। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। बेटा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मुस्लिम डेपुटेशन, इट्स प्रिंसिपल डिमांड्स एंड वाइसरॉय एश्योरेंस। मुस्लिम डेपुटेशन क्या था, उसकी मुख्य मांगे क्या थी और वाइसरॉय ने उन्हें क्या एश्योरेंस दिया। अब ये जो वर्ड डेप्यूटेशन है बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो प्रतिनिधिमंडल, है ना। देखो कई बार ऐसे होता है ना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 10-12-15 लोगों का एक ग्रुप बना देती हैं और उनको ये टास्क असाइन कर देती हैं कि भाई मीडिया से जब भी बात करना होगा आप ही लोग करेंगे, गवर्नमेंट से अगर कोई डीलिंग करनी होगी तो आप ही करेंगे, है ना। कुछ लोगों को हम चुन लेते हैं और उन्हें ये ड्यूटी दे देते हैं कि भाई ये आपका काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। ऐसे ही बना था बेटा मुस्लिम डेपुटेशन, एक ग्रुप बना था, ठीक है, आगे मुस्लिम्स के लिए बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम में जो वाइसरॉय थे वो थे मिंटो। बेटा ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ नोबल रैंक, ठीक है। तो लॉर्ड तो आपको हर वाइसरॉय के गवर्नर जनरल के नाम के आगे मिल जाएगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो लॉर्ड समझ गए क्या होता है, नोबल रैंक होती है। और मिंटो कौन थे उस टाइम के वाइसरॉय, उन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी जिसका नाम था अरुंडेल कमेटी। किसके लिए अपॉइंट की थी बेटा, कि ये रिकमेंडेशन दे सके कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या लोगों के नंबर को बढ़ना चाहिए। तो वाइसरॉय इस टाइम थे मिंटो, उन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी जिसका नाम था अरुंडेल कमेटी और उस अरुंडेल कमेटी का काम था रिकमेंडेशंस देना, किस रिगार्ड में कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, कितने लोग और आने चाहिए। द मुस्लिम्स देयरफॉर डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एड्रेस टू द वाइसरॉय। तो बेटा इस टाइम में मुस्लिम लोगों ने ये बात सोची कि हमें भी वाइसरॉय से मिलना चाहिए, अपनी डिमांड्स को उसके सामने रखना चाहिए, ठीक है, उन्हें एड्रेस हमें भी एक बार तो कर ही लेना चाहिए। अब बेटा ये जो अभिभाषण होगा, जो एड्रेस वाइसरॉय को करेंगे हम, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, किन विषय वस्तुओं पर, किन टॉपिक्स पे बात करनी है, इसको भी तय करना ज़रूरी था। ऐसे थोड़ी नहीं कि आनन फानन में जाके बैठ जाते वाइसरॉय के सामने और बिना लॉजिक, बिना किसी फैक्ट्स फिगर को लिए हुए। तो जो मिस्टर आर्चबोल्ड थे जो कि प्रिंसिपल थे MAO के, उन्होंने ये क्या था, MAO कॉलेज था कहाँ पर, अलीगढ़ में। उन्होंने कुछ सजेशंस दिए कि भाई जब भी हम वाइसरॉय के सामने जाएंगे तो हमें इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो एड्रेस होगा, जो अभिभाषण होगा, वो इन टॉपिक से जुड़ा होगा। पहला सजेशन तो ये दिया कि हम पहला तो अंग्रेज़ों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे, मिंटो को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम डर में हैं, अगर जनरल सिस्टम ऑफ इलेक्शन चलता रहा तो मुस्लिम को हार्म हो सकता है, क्योंकि कुछ भी बोलो आज भी बेटा हमारी सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है ना। कितने परसेंट मुस्लिम है हमारे कंट्री में आज, 14% से ज़्यादा ही होंगे, पर फिर भी है तो माइनॉरिटी ना। फिर से मेरी बात सुनो, आज हमारी कंट्री की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम्स, लगभग 14% से ज़्यादा हमारी कंट्री में मुस्लिम्स रहते हैं, पर फिर भी है तो ये माइनॉरिटी 14% ही है, मान लो 15% ही है। तो उस टाइम में भी ये लोग थे तो माइनॉरिटी में कम थे, तो इन लोगों ने पहली चीज़ डिसाइड की कि मिंटो के सामने हम पहली बात तो यही रखेंगे कि भैया हम बहुत डरे हुए हैं, अगर जनरल सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो हुआ तो हमें मतलब मुस्लिम्स को हार्म होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकली माइनॉरिटी हैं इस कंट्री की। दूसरी बात, सेकेंडली बेटा जो मुस्लिम्स थे वो इस बात की मांग कर रहे थे कि भैया नॉमिनेशन का, रिप्रेजेंटेशन का कुछ बेसिस हम किसको भी रखें, रिलीजियस बिलीव को भी रखें, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जो मुसलमान थे वो धार्मिक विश्वास के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने इस बेसिस पे ही अपने अभिभाषण को, अपने एड्रेस को, अपने संबोधन को तैयार किया कि भाई हम कुछ ना कुछ रिलीजियस बेस चाहते हैं नॉमिनेशन के लिए, ये बात भी हम मिनटों से करेंगे।
बेटा अब हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल डिमांड्स, ठीक है। तो जो डेपुटेशन तैयार किया गया था, जो वाइसरॉय से बात करने जाएगा, उसमें सारे प्रोमिनेंट पर्सन थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है बेटा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके हम किसी को भी ले जाएं। वाइसरॉय से बात करनी है तो हमने सारे प्रोमिनेंट पर्सनस को इनवाइट किया कि भाई इस डेपुटेशन का आप पार्ट है ना। और ये लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से थे। अब ये लोग जाएंगे अंग्रेज़ों से, मतलब मिंटो से बात करने। वाइसरॉय ने टाइम दे दिया भैया कि आओ 1 अक्टूबर 1906 हम लोग मिलते हैं। इन सबको लीड कर रहे थे आगा खान, जो हेड थे। किसके हेड थे बेटा? इस्माइली सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, ये लीड कर रहे थे इस डेपुटेशन को। जो मुस्लिम लीडर्स थे उनकी फॉलोइंग डिमांड्स थी। पहली डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स थे वो चाहते थे कि भाई हमें राइट मिल जाए कि भाई हमारे जो इलेक्शंस हों उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम हो, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम में होता क्या है बेटा? एक पूरा एरिया होता है जहाँ से खड़ा भी मुस्लिम होगा और उस एरिया में रहने वाला लोग कोई भी हो, पर इसे वोट देंगे कौन? सिर्फ मुस्लिम्स। आई बात समझ में? मुस्लिम ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और वोट डालने वाले भी मुस्लिम्स ही होंगे। भले हो सकता है उस एरिया में कोई हिंदू भी रहता हो, सिख भी रहता हो, तो वो इमटेरियल है, उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब हम पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है बेटा। जो मुस्लिम्स थे वो चाहते थे कि भाई हमें भी राइट हो, हमें भी आज़ादी मिले, हमारे पास भी अधिकार हो कि हम भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर प्रोविंशियल काउंसिल्स में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भेज पाएँ, ठीक है। तो अब ये बात ठीक है मुस्लिम जो कर रहे हैं कि भाई अब ये लोगों का ये कहना है कि हमारे पास भी तो अधिकार होना चाहिए, हमारे पास भी तो राइट होना चाहिए कि हम अपने लोगों को चुन करके प्रोविंशियल काउंसिल्स में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजें। किसके थ्रू? सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट के थ्रू। मैंने बताया ना एक ही प्रॉब्लम थी इस सिस्टम में कि वोटर्स भी मुस्लिम होंगे, कंटेस्ट करने वाले भी मुस्लिम होंगे। बेटा उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई हिंदू, पारसी या सिख रह रहा होगा तो वो वोट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे थे कि जितना आपका परसेंटेज है पॉपुलेशन में उसके अकॉर्डिंग आप सीट्स ले लीजिए, पर मुस्लिम इस बात के लिए रेडी नहीं थे। द रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी शुड बी डिटरमिन नॉट बाय देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। मुस्लिम नहीं चाहते थे कि उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिले। इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पोजीशन दे ऑक्यूपाइड इन इंडिया। वो चाहते थे कि भाई इंडिया में जो पोजीशन हमारी है उस हिसाब से भैया हमें पोजीशन आप दो, ठीक है। पिछले 100 सालों में मुस्लिम्स की जो पोजीशन इंडिया में रही है, मतलब आधा हक ये लोग मांग रहे थे कि भैया आधी सीट्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हमारी होनी चाहिए, हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से आप सीट्स नहीं दोगे। आ रही है बात समझ में कि कितने डिमांडिंग थे ये लोग? जितनी आपकी पॉपुलेशन उस हिसाब से आप ले लो, पर नहीं, ये बोले ना 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 ना, हमें तो अब हमारे जो पोजीशन रही है पिछले 100 सालों में उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दो। देन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द म्यूनसिपल एंड यूनिवर्सिटी बॉडीज़। यूनिवर्सिटी बॉडीज़ में, म्यूनसिपल में भी इन्हें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। देयर शुड बी सम स्कीम, ये चाहते थे कि ऐसी कुछ स्कीम्स हों जिसके थ्रू एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिल पाए मुस्लिम्स को म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, सीनेट्स में, सिंडिकेट्स में, किसके? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट्स में, सीनेट्स में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल बॉडीज़ में भी इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था की बात ये कर रहे थे। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशल सर्विसेज। हाँ, अभी तक तो वहाँ तक थे तो सीमित था, अब इन्हें जुडिशल सर्विसेज में भी चाहिए, सिविल मिलिट्री सर्विसेज में भी चाहिए। ये तो गलत है भाई। मुस्लिम चाहते थे कि उनका ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो, मुस्लिम्स का ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो सारी सर्विसेज में, भले वो सिविल हो या मिलिट्री हो। फर्दर देयर शुड बी मुस्लिम जजेस इन एवरी हाई कोर्ट। बाप रे, कितने ही डिमांडिंग थे ये लोग तो भाई। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि सिविल हो, मिलिट्री हो, जुडिशल सर्विसेज हो, उन सब में मुस्लिम का बोलबाला रहे, है ना। तो एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिले मुस्लिम्स को सिविल सर्विसेज में, मिलिट्री सर्विसेज में, और साथ ही ये चाहते थे कि भैया हर हाई कोर्ट में एक मुस्लिम जज तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो पर एक से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है
द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो डेपुटेशन था उसने इस बात की भी बात की कि भाई हमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए है। द एड्रेस कंक्लूडेड विद द वर्ड्स। इस एड्रेस को किस तरीके से कंक्लूड किया गया बेटा, कैसे कंक्लूड हुआ बेटा ये एड्रेस, किन शब्दों के साथ? वो शब्द थे द बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का बंधन। ठीक है, द बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का बंधन। और इस एड्रेस से और ये प्यारी सी लाइन द बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी, इसकी वजह से यूनाइटेड हुए हमारे मुस्लिम्स और ब्रिटिश, कहाँ पर? इंडिया में। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. Last पार्ट 3 में हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिंटोज एश्योरेंस को।